हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है वॉल्यूम 2 का, उसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 को देखेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उसके लिए आपको हम बता दें, हमने आप सभी के लिए अभी तो प्लेटफॉर्म के जो वॉल्यूम 1 है वो उसको भी कवर कर दिया है। ठीक है, यूथ के जो वॉल्यूम 1 है आप कहिए, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है उसको भी कवर कर दिया हमने। और जो हमारे पास एक और था बुक, जिसका नाम क्या था, किरण पब्लिकेशन का, तो किरण पब्लिकेशन भी हमने कवर कर दिया है। सबका प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है। यदि आप चाहते हैं उसको सॉल्व करना तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम पर देते हैं। यदि आप चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा नदी है? ठीक है, तो दोस्तों ये नदी कौन सी जगह? चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों ऐसी नदी है ना जो क्या करती है, पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर में बहती है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में क्या होती है, किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, चिनाब नदी जो है ना वो सिंधु नदी की क्या एक सहायक नदी होती है। जो चिनाब नदी हमारे पास है ये क्या होंगी, तो सिंधु की क्या होगी, एक मतलब कि सहायक नदी हो जाएंगी चिनाब नदी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें चिनाब नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट दांडी में आपस में दोस्तों क्या आती है, मिल जाती है। इसलिए इसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रभाग के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो रावी नदी है ना, रावी नदी, इसको जो प्राचीन नाम था इसका क्या नाम था, पुरुषनी नाम था। पुरुषनी नदी को हम क्या कहते हैं, पुरुषनी नदी को हम क्या कहते हैं प्राचीन में, इसका नया नाम रावी है, प्राचीन नाम क्या है, पुरुषनी है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें कि ब्यास का पुराना नाम क्या है, तो ब्यास का कौन सा होगा, बिपाशा। बिपाशा दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्यास का पुराना नाम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम सतलज की दोस्तों हम बात करें तो शत्रुदी जो है, शत्रुदी, ये क्या होंगे, सतलज का पुराना नाम होगा। साथ ही आप चिनाब की बात करें अगर, तो अस्कनी हो जाएगा इसका पुराना नाम। ठीक है, तो इस बात को भी आप तो ध्यान रखिएगा। इन सभी पॉइंट आप के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है? किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि राज्यसभा जो है ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसमें है, 80 में है राज्यसभा। ठीक है, यानी आपको हम ट्रिक बताए थे, र ला। स मतलब क्या होता है, संसद होता है, और संसद जो आर्टिकल हमारे पास है वो है 79। ठीक है, और र मतलब होता है राज्यसभा, और राज्यसभा जो हमारे पास दोस्तों ये क्या बोलते हैं इसको, अनुच्छेद है वो 80 है। और ल मतलब क्या होता है, लोकसभा होता है, और इससे कितना है, 81 है। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, राज्यसभा की बात हो रही है, यानी कि आर्टिकल नंबर 80 की बात हो रही है। अब क्या है कि इसमें कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है, यानी 4 कथन दे रखे हैं, 3 कथन गलत होंगे, 1 कथन सही होगा। आपको वही चूज करना है जो यहाँ पे सही दे रखा है। पहला कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पद अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गलत बात दे रखा है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति वो क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, जिसे राज्यसभा में से सभापति के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सही दे रखी है, हमने आपको ऊपर ही बताया था। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों ऑप्शन सी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी दोस्तों बात गलत दे रखे हैं। और भारत के महान्यायवादी होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी बातें बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? तो दोस्तों को पता है कि महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। जब ये लौटे थे दोस्तों, तो उस वक्त जो है 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाए थे, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए थे। ठीक है,
तो जो प्रवासी दिवस है ना वो हम लोग कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में, तो जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसी के उपलक्ष्य में से हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों जब नया व्यक्ति थे महात्मा गांधी भारत के लिए, मतलब नया व्यक्ति क्या, राजनीतिक तौर पर नए व्यक्ति थे, तो इनको ये सलाह किसने दिया था कि पहले तुम 1 साल क्या करो, पहले घूमो देखो क्या है भारत की स्थिति, उसके बाद ही तुम इसमें अपना योगदान देना। तो दोस्तों इन्होंने किसने कहा था, आप तो ध्यान रखिएगा, ये कहने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को इसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक गुरु के नाम से भी महात्मा गांधी का जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपके पास हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 43 अनुच्छेद जो हमारे पास है ना, इसमें यह कहा गया है कि सभी श्रमिक के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के लिए एक सभ्य जीवन सुरक्षित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 40 में क्या है आपके पास, तो पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायत के बारे में किसने बताया गया है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और 39 दोस्तों हम बात करें अगर, तो 39 में क्या हमारे पास है, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। और 39 के क में क्या है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है आपको ये बतलाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, एक पेड़ माँ के नाम। इन्होंने ये अभियान को शुरू किया है कब, तो 5 जून को। अगला सवाल है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कितना है। ठीक है, तो 2024 के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और जो पर्यावरण सूचकांक है दोस्तों ये कितने होंगे, 176 रैंक जो है आपके पर्यावरण इंडेक्स में किसको मिला है, भारत को मिला है। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल डैश और डैश का गुणनफल होता है। तो दोस्तों जो बल होता है ना, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो एम क्या होता है, यहाँ पे मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, और ए यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यानी कि मास इंटू त्वरण, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है एम इंटू ए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्तंभों का मिलान कीजिए। यहाँ पे राज्य दे रखे हैं और यहाँ पे आपके पहाड़ियाँ दे रखी हैं, यानी कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपको मैच करना है। पहला दोस्तों आपके पास है केरल, यहाँ पहाड़ी पहले देख लेते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी है, गारो पहाड़ियाँ है और लुसाई पहाड़ियाँ है। तो दोस्तों कुछ भी आपको याद ना हो, लेकिन आपको ये याद होगा, जरूर होगा कि गारो, खासी और जयंतिया, ये दोस्तों आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया जो है ना, ये आप देखने को मिलेगा कहाँ पे, मेघालय में। तो मेघालय कहाँ पे, ऑप्शन बी में है मेघालय, यानी कि 2 का बी होगा। 2 का बी कहाँ कहाँ है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन जो हमारा होगा या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्नामलाई कहाँ पे हो जाएगा, तो ये केरल में हो जाएगा, यानी कि 1 का 1 होगा, बी का बी होगा, 3 का सी होगा। आप लुसाई पहाड़ी देखेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, मिजोरम में लुसाई पहाड़ी हो जाएगा। तो 1 2 3 ए बी सी इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध की आप बीती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास इंडिया विंस फ्रीडम है ना, इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है हमारे पास, इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इन 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा और समझना होगा। तो आप देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ना, वो इंडिया विंस फ्रीडम के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है। यानी दोस्तों जो शरीर का रिपेयर करता है ना, मरम्मत करता है, वो कौन सी पाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टेम सेल्स जो होती हैं, ये अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिका होती है जो शरीर के लिए क्या करती है, तो मरम्मत प्रणाली के रूप में काम करती है। इस प्रकार देखिएगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों अब रीजनिंग को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग दे रखे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें यहाँ पे वर्ग हो जाएंगे ना, 8 वर्ग हो जाएंगे। कितने? 8 वर्ग यहाँ पे हो जाएंगे। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 3, 7, 23 और 95 है। आगे कौन सी आकृति आएगी? आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार से सभी में वही करेंगे। वही करेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे 7 या 21 करेंगे और प्लस में 2 कर देंगे, यानी कि गुना 2 गुना 3, अब क्या होगा? गुना 4 होगा, प्लस में 3 होगा। अब दोस्तों कितना आएगा? 95। 95 हम क्या करेंगे? गुना 5 करेंगे और प्लस में 4 करेंगे। तो 95 और पंचे कितना होता है? 474 और 475। तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 479 हो जाएगा, जो सब ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र, चार चित्रों में से भिन्न चित्र को चुनिए। भिन्न को आपको चुनना है। यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जब देखिएगा ना तो आई डी ई का ऐसे मामला है। कहाँ पे? आई डी ई, देखिए आई डी ई, ठीक है, आई डी ई, आई डी ई। लेकिन दोस्तों इसमें आप देखिएगा तो आई एस एस लिखा हुआ है, यही गलत होगा। यानी कि तीनों ये सीक्वेंस में दे रखा है, ये वाला यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षरों का चयन कीजिए। और देखिए यहाँ पे आप एक माइनस कीजिए, कितना हुआ? 6 में से गया 5, 4 में से एक गया 3, 1 में से एक गया 0, 5 में से एक गया 4। उसी प्रकार से 7 में से एक गया, कितना होगा? 6 बचेगा। 8 में से एक गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी 6 7 होगा। 6 7 कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 9 में से एक हटाएंगे, कितना? 8 बचेगा। 9 6 7 8, 6 7 8 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्प में से फीमेल शब्द चुनिए। यानी कि दुख है, डिस्ट्रेस है, शौक है, सोरो है, कल्पना है, फैंटेसी है और घृणा डिसगस्ट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इसका आंसर होगा। आप देखिएगा तो दुख जो है ना, यहाँ पे दुख, शोक और घृणा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करता है? रिलेट करता है। बाकी ऑप्शन सी कल्पना जो है रिलेट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए 32 से 56 कैसे हुआ? प्लस में 24 कर दिया ना, तब क्या हुआ? 56 हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए दोस्तों, तो 42 में जब हम 24 जोड़ेंगे कितना होगा? 66 होगा। उसी प्रकार से हम जब 52 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 5 2 7, 76 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। कहें कि आर और टी क्यू की दो पुत्री है। आर और टी जो है ना, वो क्यू की क्या है? दो पुत्री हैं, ठीक है। अब क्यू पिता है कि माता है, यहाँ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि आर और टी जो है वो लड़कियां हैं। सॉरी, दो पुत्र है, सॉरी पुत्र है, यह प्लस हो जाएगा, पुत्र है यानी कि बेटे हैं। आर और टी जो है क्यू की दो पुत्र हैं, जिसकी बेटी कौन है? एस है। जिसकी बेटी कौन हो जाएगी? तो एस है, यानी कि क्यू की बेटी कौन हो जाएगी? एस हो जाएगी, ठीक है। यानी उनके 3 बच्चे हो चुके हैं। पी एस का जीवन साथी है। पी जो है ना वो एस का जीवन साथी है। पी जो है वो एस का जीवन साथी, यानी ये लड़की है तो उसका जीवन साथी कौन होगा? लड़का ही होगा ना, तो पी हो गया। तो पी का क्यू से क्या संबंध है? तो दोस्तों पी का क्यू से क्या? पी कौन है क्यू का? तो दामाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दामाद कहाँ दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है दामाद। अगला कह रहा है कि 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की तत्कालिक आयु की 3 गुनी होगी और 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की तत्कालिक आयु के 7 गुनी थी। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों सिंपल से हम मान लेते हैं कि माने कि 5 वर्ष पहले रमेश की पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और 5 वर्ष पहले रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 7x मान लेते हैं। जो सवाल कहा है वो हम कर देते हैं, उसके अनुसार आप चलेंगे तो x प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा। बट्टे में दोस्तों कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5 वर्ग के बाद प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों? ये आप कीजिएगा तो आपके पास 1/3 आएगा। तो यहाँ सब x की वैल्यू निकालिएगा तो x वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों हमने रमेश का वर्तमान आयु कितना माना है? 7x प्लस 5 यहाँ पर है, तो इसमें आप 7 5 35, 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो 40 वर्ष कहाँ दे रखा है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है? यानी ए जो है ना वो क्या है दोस्तों? तो जो ए है वो क्या है? तो बी का 95% क्या है? ए है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, तो ये 95 बी हो जाएगा, इधर ये जाएगा कितना? 100 ए हो जाएगा ना। तो आप इसे आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि बी और ए का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 अनुपात 95 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों कि तो ए का कितना परसेंट बी है? तो ए का कितना परसेंट बी है?
तो एक का कितना परसेंट दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो यह ऐसे हम निकाल दीजिएगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं पे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम 100/95 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2000, 1009 ना। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे तो 1/1 2 3 4 बटे 95 कर देंगे। तो इसे आप काट दीजिएगा, तब तो 105 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 5/19% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि ऑप्थेल्मिक हड्डी से संबंधित है, तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों ऑप्थेल्मिक जो हड्डी, यानी कि जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं ना, उसे ऑप्थेल्मिक कहते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कौन किसके डॉक्टर होते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं किसके, हृदय यानी कि हार्ट के डॉक्टर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का सवाल है, कह रहे हैं कि मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है कि कदम पर कदम रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अनुसरण करना। एक ना एक दिन डैश का फल जरूर मिलता है। तो एक ना एक दिन जो मेहनत यानी परिश्रम का फल जो है वो जरूर मिलता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा दोस्तों? तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए विकल्प में से। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ललित हो जाएगा। कौन सा? ललित होगा सुंदर का पर्यायवाची। निम्न शब्द समूहों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो कौन सा शुद्ध यहाँ पे दे रखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारे पास है, गृहिणी हो गया, भ्रांति हो गया, जिजीविषा हो गया, ये सभी क्या आपके पास शुद्ध शब्द दे रखे हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हमारा होगा। शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन से दे रखे हैं दोस्तों, आपको ध्यान से देखेंगे तो आजमाइश जो है यहाँ पे वो शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी अन्य कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। सदा एक जैसा रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है? तो सदा एक जैसा रहना जो अर्थ होता है, ये होता है ढाक के 3 पात। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा स्त्रीलिंग उदाहरण नहीं होगा? जो दही हमारे पास है ये पुल्लिंग होते हैं, बाकी बही हो गया, लौकी हो गया और तोराई हो गया, ये सभी क्या होते हैं, तो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? ठीक है, तो कौन सा व्यंजन ऐसा है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको पता है दोस्तों, जो हमारे पास यह है ना, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, बाकी ड त और च ये सभी क्या होते हैं आपके सॉरी व्यंजन स्पर्श नहीं है, तो कौन सा य नहीं होगा। कथनीय का विलोम क्या होगा? तो कथनीय का विलोम क्या होगा, अकथनीय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। इंग्लिश को देख लेते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड विट्टी। तो विट्टी का दोस्तों आपके पास क्या होगा, एंटोनिम्स आपको बताना है, तो कौन सा एंटोनिम्स हो जाएगा विट्टी का? तो स्टूपिड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। यहाँ पे साइनो बताना है किसका, एडवर्सिटी का। तो एडवर्सिटी का साइनो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग बिब्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, जो बुक से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं। द चिल्ड्रेन वेयर वार्म टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ, इसमें आपको बताना है कौन सा, कहाँ पे एरर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें एरर जो है ऑप्शन सी में दे रखा है, टू कीप अवे में यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या होगा, कीप अवे फ्रॉम होगा, यहाँ पे कीप अवे फ्रॉम होगा, तब जाके ये सही हो जाता। बाकी इसमें यही में गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, द सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू स्टेन साड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एज ब्यूटीफुल एज हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की बात यहाँ पे हो रही है, कह रहा है कि वायर्ड इक्विलेटेंट प्राइवेसी, WEP क्या होता है? तो दोस्तों जो WEP होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना होगा, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये क्या होते हैं, WEP क्या होते हैं, तो वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है, NLSP जो होते हैं यही क्या करते हैं, लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो दोस्तों ये क्या होता है, आपके पास डेटा पथ होता है। ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? जो कंप्यूटर सेफ्टी होती है ना, इसके जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे, तो फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन हो जाएंगे, तो ऑगस्ट कर्क हॉब्स।
अगस्त कर्पहॉफ्स जो है ना, ये कंप्यूटर सुरक्षा क्या होंगे, जनक हो जाएंगे। छोटी अत्यंत तेज आरएएम को क्या कहा जाता है, तो छोटी अत्यंत तेज जो रैम है ना, रैम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग कैश कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा होगा। वे नापाक हैकर है जिनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। यहाँ पे किसे संदर्भित किया गया है, तो किसके बारे में कहा गया दोस्तों कि नापाक हैकर है, तो वो क्या होते हैं, ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं ना, वही क्या होते हैं, नापाक हैकर होते हैं, जो जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, तो जो हमारे पास प्राथमिक है, प्राइमरी, राउंड रोबिन और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सभी क्या है आपके पास दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई का प्रयोग यहाँ पे किसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसमें तो किया जाता है, चैट बॉट्स में भी किया जाता है एआई का प्रयोग, लीडर में भी किया जाता है, जबकि दोस्तों डीबीएमएस में एआई का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज स्कैनर का एक प्रकार है, तो इमेज स्कैनर का कौन सा प्रकार हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, फ्लैट बैट जो है ना, ये ईमेल स्कैनर का क्या होगा, प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एमएस एक्सेल 2016 में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वार्टरी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे, इसे बोलते हैं पेज अप और पेज डाउन कुंजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एम एस एक्सल 365 में सेव या सेव एज विकल्प तक पहुंचने के लिए किस मेनू या टैब का उपयोग करते हैं हम लोग, तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, ये आप फाइल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए जो आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो प्रोटोकॉल कौन सा हमारे पास हो जाएगा, वो एसएमटीपी होगा, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड 365 में व्याकरण जांच ग्रामर चेक सुविधा क्या करती है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंध त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है ना, यही क्या आपके पास हो जाएंगे, एक वेब ब्राउजर के यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों है कि एम एस एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो एम एस एक्सेल 2010 में जो मौजूद स्तंभ होते हैं ना, इसकी अधिकतम संख्या कितनी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 16,384 जो यहाँ पे कॉलम्स हो जाएंगे, किसमें, एम एस एक्सेल 2010 में कितने कॉलम होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों सवाल है आपके पास। पहला सवाल कह रहा है कि किसी ACSR चालक में 4 परत है, तो कुल चालकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल कितने चालक यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से प्ले ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा तो जो ACSR है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं दोस्तों, चालकों की संख्या कितनी होती है, आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें 37 चालक होते हैं, कितने, 37 चालक यहाँ पे होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, आपको देखेंगे 3n² माइनस कितना हो जाएगा, 3n+1 करेंगे, यहाँ पे 4 पद दे रखा है, तो इसे हम n के वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर 37 निकल के आ जाएगा। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 से यहाँ पे दे रखा है, प्रति किलोमीटर निर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, तो दोस्तों 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा आपको निकालना है। आप सभी जानते हैं कि R1/R2 बराबर क्या होता है, L2 बटे कितना होता है, L1 होता है। ठीक है, R1 हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, 250 दे रखा है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, R2 निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 200 है, बटे कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे यहाँ पे। तो आप इसे यहाँ पे R2 की वैल्यू आप निकालिएगा, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 गुना कितना हो जाएगा, 1000 यहाँ पे हो जाएगा, बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब से कट पिट कर दीजिएगा आप, तो आपके पास 1250 जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1250 यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का क्या लाभ होता है,
तो जो एडवांटेज होता है किसमें, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या क्या एडवांटेज मिलता है हमें ओवरहेड वितरण में। तो दोस्तों आपको ध्यान देखना होगा, ये क्या होता है आपके पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है, कौन सा, ओवरहेड वितरण लाइन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोड सेल है एक। तो दोस्तों लोड सेल क्या होता है हमारे पास, लोड सेल होता है कि स्ट्रेन गेज को क्या बोलते हैं, लोड सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, वो होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो होते हैं ना, यही क्या होते हैं आपके होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी होती है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों वो कौन सी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो होती है कैपेसिटर स्टार्ट विधि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थ्री फेज इन्वर्टर के परिचालन की विधा क्या है, यानी कि द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इन्वर्टर, इसकी विधा कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये होती है कितनी, आप सभी ध्यान रखेंगे 120 डिग्री होती है। कितनी होती है, 120 डिग्री होती है थ्री फेज की विधा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि 250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, VI होता है ना। यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, भी की वैल्यू हमारे पास 250 वोल्ट दे रखी है, और जो हमारे पास पी है, पी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 100 वाट की दे रखी है। हम सभी क्या जानते हैं, पी बराबर हमने पढ़ा है कि क्या होता है, भी स्क्वायर बटा आर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, भी जो हमारे पास है, भी हमारे पास कितना है 250 है, और आर की वैल्यू हमें निकालना है ना। ये यहाँ पे भी स्क्वायर होगा ना दोस्तों, तो 250 को 250 कर देंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आप यहाँ से दो शून्य से दो शून्य यहाँ पे कट जाएगा, और 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी, 625 ओम हो जाएगी, कि जो कहाँ पे दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा, यानी कोई डीसी शंट मोटर है, ठीक है, वो हल्के लोड पर चल रहा है, यदि फील्ड वाइंडिंग जो है ना वो खुल जाता है तब क्या होगा। तो दोस्तों तब क्या होगा, आपको ध्यान रखना होगा, तब मोटर की जो स्पीड होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या होगी, मोटर की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कब, जब शंट मोटर जो है हल्के लोड पर चल रही है, तो फील्ड वाइंडिंग खुल जाती है, तब क्या होती है, मोटर की स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, यदि कोई द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन कैन बी इंक्रीज्ड, यानी कोई मशीन है उसके दक्षता एफिशिएंसी हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, तो हानियों को घटाकर, यदि कोई मशीन यदि आप रिड्यूसिंग पावर लॉसेस को हटा दीजिएगा, यानी हानि को घटा दीजिएगा, तब उसकी दक्षता क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड, यानी कि द स्पीड ऑफ सीरीज कॉइल्ड डीसी मोटर, जो डीसी मोटर होते हैं श्रेणी कुंडलित होते हैं डीसी मोटर, इसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, इसकी स्पीड जो होती है आपको ध्यान रखना होगा, इसकी स्पीड जो होती है फ्लक्स के घटने के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि यदि आप फ्लक्स को कम कीजिएगा ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, किसमें, डीसी मोटर में। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, जो डीसी मोटर होते हैं वो श्रेणी कुंडलित होते हैं, सीरीज जो कॉइल्ड होते हैं, जो सीरीज में लगे होते हैं डीसी मोटर होते हैं, उसकी स्पीड कब बढ़ती है दोस्तों, इसकी स्पीड पर क्या प्रभाव होता है, जब फ्लक्स को हम घटाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को जो है ना उल्टा कर देते हैं हम लोग, तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उसी दिशा में चलती रहेगी, इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। तो कितने से अधिक तापमान जाने की अनुमति यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपको अलाउ नहीं है कि इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर दे सकते हैं। तो दोस्तों कितना होता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड से है ना ज़्यादा इसमें देने की अलाउ नहीं है। ठीक है,
25 MW पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 MW है। यदि वार्षिक लोड गुना 50% है तो औसत मांग ज्ञात कीजिए। औसत मांग कितना होगा? दोस्तों अधिकतम मांग कितनी हमारे पास दे रखी है, तो 20 जो मेगावाट दे रखी है ना। और लोड गुना कितना दोस्तों हमारे पास 50% है, तो आप 50% का क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब प्लांट की क्षमता दोस्तों कितनी हमारे पास है, 25 MW दे रखी है। तो लोड फैक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लोड फैक्टर के बारे में अगर, तो लोड फैक्टर दोस्तों आपके पास होता है कि औसत मांग बटा अधिकतम मांग। तो औसत मांग बटा अधिकतम मांग होता है, यानी कि औसत मान यानी एवरेज वैल्यू और बटा अधिकतम मान। ठीक है, तो अधिकतम मान हमको क्या निकालना है, यहाँ पे औसत मान निकालना है। तो औसत मान जब निकालेंगे तो लोड फैक्टर गुना अधिकतम मान हो जाएगा ना, यानी कि एवरेज हम निकालेंगे। ठीक है, एवरेज औसत मांग निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लोड गुणांक हो जाएगा, गुना कितना अधिकतम मांग। लोड गुणांक कितना हमारे पास है 0.5, अधिकतम मांग कितना है 20। आपसे शून्य हटेंगे तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 मेगावाट यहाँ पे आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो कौन सा ऐसा मोटर है जिसका स्टार्टिंग बल आघूर्ण जो है वो अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो यूनिवर्सल मोटर होते हैं इसकी क्या होती है, मोटर का स्टार्टिंग बल जो आघूर्ण होते हैं वो क्या होता है, अधिकतम होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। ऐसी कौन सी सिंगल फेज मोटर है दोस्तों जो उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। तो आपको ध्यान देना होगा, जो कैपेसिटर रन मोटर होते हैं ना, यही क्या होते हैं आपके उच्च पावर फैक्टर पर चलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों की एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो दोस्तों क्या होती है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में ऐसी बातें देखने को हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक सब स्टेशन के कुल पावर इनपुट है ना 100 किलोवाट है, और तीन लोड फीडर्स पर वास्तव में फील्ड पावर जो है बिल्ड पावर 400 किलोवाट, 200 किलोवाट और 250 किलोवाट है। टेक्निकल लॉसेज दोस्तों बराबर इनपुट पावर का 10% मानते हुए इनपुट पावर के प्रतिशत के रूप में पावर चोरी कितनी है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसमें पावर चोरी कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी 5% की यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। ऐसी कौन सी मोटर है जो सबसे कम शोर करती है दोस्तों, जो हिस्टेरिसिस मोटर होते हैं ना, यही क्या करते हैं, सबसे कम शोर करते हैं, सबसे कम नॉइज उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए उपयोग नहीं हो सकता है। तो कौन सा जो है लैंप के फिलामेंट के लिए हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कार्बन फिलामेंट है, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। टेंटालम फिलामेंट का प्रयोग कर सकते हैं, टंगस्टन फिलामेंट को करबे करते हैं। नाइक्रोम फिलामेंट दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, लैंप का जो है लैंप में प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध कितना है, 500 ओम है, यानी भी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है दोस्तों, 200 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, और आर हमारे पास कितना है दोस्तों, तो 500 ओम हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने तो पढ़ा है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, VIT होता है ना। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो VIT होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा बराबर, तो यहाँ से दोस्तों हम टी निकाल सकते हैं ना, टी निकाल सकते हैं, तो ई बटे क्या होगा, VI होगा। ठीक है, होगा ना, ये ई मान लीजिए आप, तो ई हो गया VR। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ई इंटू आर बट्टे क्या V स्क्वायर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय हम कैसे निकाल सकते हैं, 1000 गुना कितना 500 और बट्टे दोस्तों कितना हो जाएगा 100 गुना 100। इसे आप काट दीजिएगा तो आपके पास 50 घंटे निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का मान वोल्ट में ज्ञात करें जब प्रणाली वोल्टेज 600 वोल्ट है और टर्न अनुपात दोस्तों 100 यहाँ पे 7 है। तो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि 7% हो, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वोल्ट निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है, वोल्ट निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप निकाल लीजिएगा, तो आपके पास 57 जो है ना 4 इसका आंसर आ जाएगा। आमतौर पर निम्न में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, जो 3 फेज 4 वायर है इसका प्रयोग तो करते ही करते हैं, 3 फेज 3 वायर का प्रयोग भी करते हैं, सिंगल फेज 3 वायर का प्रयोग भी करते हैं, जबकि 4 फेज 4 वायर का प्रयोग जो है हम लोग आमतौर पर नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होगा। सर्ज के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है।
तो दोस्तों जो हमारे पास श्रेणी रिएक्टर है, सीरीज रिएक्टर है, यही क्या करते हैं आपके सर्ज के मामले में जो है युक्ति सप्लाई को रोक देती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है कि परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। तो जो परिपथ वियोजक होते हैं, इसको जो वियोजन क्षमता होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसे हम बोलते हैं मेगा वोल्ट एम्पियर में, ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर में से क्या करते हैं हम लोग व्यक्त करते हैं। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रेदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित करता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। देखिए यहाँ पे सिलिका जेल की हम बात कर रहे हैं, पहले नीला होता है, जब इसकी नमी जो अवशोषित कर लेती है तो नीला से बदलकर क्या किस रंग में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, ये क्या होती है, गुलाबी यानी पिंक हो जाती है, ठीक है। किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, ठीक है। तो आवृत्ति यदि दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात क्या होगा, यदि आवृत्ति को हम दुगुनी कर देंगे तो प्रतिघात दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 ओम हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है, यानी डीसी मशीन की वाइंडिंग होती है वो पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। कब कहलाती है आपको ये बतलाना है, ठीक है। तो दोस्तों जब वाइंडिंग पिच बराबर जो पोल पिच होता है ना, वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच होता है, तभी क्या होते हैं डीसी मशीन की जो वाइंडिंग होती है वो पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विद्युत चुंबक के चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। तो जो विद्युत चुंबक के चुंबक की सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, या तो करंट या वाइंडिंग टर्न में परिवर्तन द्वारा जो है आप इसके सामर्थ्य को चेंज कर सकते हैं। 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण की मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों इसकी तुल्यकालिक स्पीड कितनी हो जाएगी, आपके पास पोल कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू कितनी है, 4 पोल दे रखी है, दे रखी है ना। अब इसको फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 50 साइकिल दे रखी है, एफ बराबर कितनी हो जाएगी, 50 साइकिल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, आप क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड एनएस बराबर क्या होता है आपको पता है, क्या होता है 120 एफ बाई क्या होता है पी होता है दोस्तों। इसी हम क्या करेंगे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो 120 गुना पी का कितना 5 हो जाएगा, और बटा कितना 4, 4 तिया 20, 30 पंचे कितना 150, यानी कि 1500 आरपीएम यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इसकी स्पीड जो होती है ना वो तुल्यकालिक स्पीड से क्या होती है, कम होती है, यानी कि लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी तुल्यकालिक स्पीड से क्या होती है 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड जो होती है वो कम होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे स्टार्टर नहीं होता है दोस्तों, जो हमारे पास 3 पॉइंट स्टार्टर है ये नहीं होता है, बाकी सीधी ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर भी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये नहीं होता है। अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कौन होते हैं, यानी कि अर्थ वायर जो होते हैं, यानी कि अर्थिंग जो हम लोग लगाते हैं, उस अर्थिंग वाले वायर की जो कलर होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो किस कलर की होती है वो, तो दोस्तों वो होती है आपके पास हरा यानी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम से में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि की ऊंचाई दी गई है। तो सबसे निचले चालक की भूमि की ऊंचाई जो हो जाएगी, आपको ध्यान रखना होगा, नियम 77 के डी में कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑसिलेटर परिवर्तित करता है, जो ऑसिलेटर होते हैं वो क्या परिवर्तित करते हैं, तो छिन्न सिग्नल को परिवर्तित सिग्नल में ऑसिलेटर जो है चेंज कर देता है। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक नहीं है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो प्लास्टिक है हमारे पास वो विद्युत चालक नहीं होगा, जबकि एल्युमिनियम, कॉपर और जो सिल्वर है ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, विद्युत का चालक हो जाएंगे। 1 किलोवाट लो क्षरण आयरन क्षय और 2 किलोवाट पूर्ण भार तांबा क्षय वाले 100 केवीए ट्रांसफार्मर के मामले में अधिकतम दक्षता कितने भार पर होगी। तो दोस्तों अधिकतम जो दक्षता निकालते हैं हम लोग पूर्ण लोड कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसका ये निकालते हैं पूर्ण लोड, ठीक है, गुना कितना हो जाएगा, रूट अंडर लोड हानि अब बट्टे में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ताम्र हानि हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लो हानि और बट्टे ताम्र हानि यहाँ पे हो जाएगा। आप देखिएगा पूर्ण लोड कितना है 100 है, ठीक है, गुना कितना कर देंगे, लो हानि 1000 और बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 गुना रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। आप इसे निकालिएगा 70.72 केवीए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग कह रहा है कि परिपथ
एसी हो या डीसी किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। तो कौन सा सबसे प्रभावी होता है दोस्तों? ये होता है प्रेरक यानी कि रेजिस्टेंस जो होते हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। केबल के जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्न पदार्थों का उपयोग होता है। तो फ्लक्स के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो रेजिन का इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स के रूप में। द्विमार्गी सिद्धांत पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन होता है, यानी कि टू वे सिंगल पोल जो होते हैं ना स्विच कंट्रोल किसके नियंत्रण में होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ये एक तार की दो स्थिति में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा होता है, जो सप्लायर फ्यूज होते हैं ना वो सील्ड होता है। वो कहाँ पे लगा होता है? सप्लायर फ्यूज जो दोस्तों होते हैं वो एनर्जी मीटर के बाहर लगा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। वोल्ट मीटर प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या कितनी होगी? तो प्राइमरी में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? सेकेंडरी में फेरों की संख्या से क्या होगी? अधिक यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को निम्नलिखित समीकरण में संक्षेप में दर्शाया गया है। जो विद्युत चुंबकीय जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है दोस्तों, इसके जो नियम है, जो लॉ है, उसको किस समीकरण द्वारा संक्षेप में शॉर्ट में दिखाया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा ये जो है आपके पास डेल्टा क्यू बटे डेल्टा थीटा यहाँ पे सॉरी दे रखा है। एक वोल्टमीटर प्रति मिनट 120 दोलन दर्ज करता है जब उसे एक इंडक्शन मोटर में जोड़ा जाता है। तो मोटर की स्लिप क्या होगी यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे रखी है? तो आपको क्या करना है? मोटर की स्लिप निकालना है दोस्तों। देखिए आपकी रोटर आवृत्ति कितनी हमारे पास दे रखी है? रोटर आवृत्ति कितनी होगी? 120/2 हो जाएगी, यानी कि 60, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 60 दूनी 120 यानी कि 2 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, 2 हर्ट्ज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और स्टेटर आवृत्ति कितनी हमारे पास है? तो 50 हर्ट्ज यहाँ पे स्टेटर आवृत्ति दे रखी है, आपने यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे आपको प्रतिशत स्लिप निकालनी है ना दोस्तों, तो वो कितनी हो जाएगी? 2/50 गुना कितना? 100 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 दूनी 4, यानी 4% के यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगी? स्लिप की आवृत्ति यहाँ स्लिप हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है? तो ऋणात्मक ताप गुणांक जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर में के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तब सेकेंडरी परिपथ को क्या कहते हैं? तब सेकेंडरी परिपथ दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पे आप जरूर देखिएगा। तो ना ही खुला और ना ही लघुपतन रखा जाता है। यदि पूर्ण लोड के 7/8 ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि 4900 वाट हो तो उसके पूर्ण लोड पर ताम्र हानि कितनी होगी? तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी आपको ये बताना है। तो दोस्तों कितने हो जाएगा? पास 6400 वाट यहाँ पे हो जाएगी। किसी 4 पोल वाले वेव बाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 375 वोल्ट हो तो 1500 आरपीएम पर प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। दोस्तों कितना हो जाएगा? 7.35 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि एक प्रत्यावर्तक में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री द्वारा शॉर्ट किया जाता है तो पिच फैक्टर कितना होगा? तो दोस्तों आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। यदि आपको पता है दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।